और 10 मई के बाद जनरल राहुल आर सिंह ने क्या कहा और 3 दिन पहले सीडीएस चीफ ने क्या कहा। जनरल राहुल आर सिंह ने बताया ऑपरेशन सिंदूर का सच कि पाकिस्तान सामने था, चाइना बैक कर रहा था और हम चाइना से लड़ रहे थे। ठीक, ये ओपनली कहा। 3 दिन पहले जनरल चौहान ने क्या कहा, जो सीनियर है हमारे जनरल चौहान, उन्होंने कहा कि चीन के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट हमारा सबसे बड़ी चुनौती है। इन्होंने कहा चीन हमसे 4 गुना बड़ी अर्थव्यवस्था है, आप क्या चाहते हैं मैं उनसे पंगा बोल लेना। ठीक, ये बात कहने के बाद क्या भारत को सेनाएं रखनी चाहिए जब आपने पंगा ही नहीं लेना? फिर भारत को सेना भी रखनी चाहिए। मोदी जी की सारी राजनीति, आरएसएस की सारी राजनीति तो यही पे खत्म कर दिया। ये किस तरह की एरोगेंस है आशीष भाई? ये तो विश्व मूर्खता है। इसे एरोगेंस नहीं कहें, आप दूसरा वाला शब्द सही बोले आप। इसे विश्व मूर्खता है और संसदीय भाषा में हम मूर्खता बता रहे हैं, असंसदीय भाषा में इसे कुछ और भी कहते हैं। डायरी में पूरा नोट है। हाँ, वो बता देंगे किस टाइम। धारा तक 5 बार गए, उसके बाद डोकलम वाला सारे कार्यक्रम के बाद अब गए चाइना। ठीक, इस धारा के बाद 2020 हुआ, गैलवन हुआ। अप्रैल में उन्होंने आना शुरू किया था, कहां पे? लद्दाख के अंदर और अरुणाचल के अंदर, ध्यान होगा आपको। उस सारे में मोदी जी ने सारे देश में पूरी दुनिया की सैटेलाइट पिक्चर्स वो सारी अप्रैल में माना ही नहीं कुछ भी, ना कोई आया ना कोई घुसा। उसके बाद गैलवन के अंदर जून के अंदर जो हुआ, 20 हमारे फौजी अफसर और जवान चले गए। मोदी जी के मुंह से एक शब्द सुना हो आपने कभी? डोकलाम और गलवान की मोदी जी की एक क्लिप निकाल दीजिए। ठीक, तो जयशंकर साहब कहे विजयन को रहे हैं और सुना मोदी जी को रहे, एम्बेरसमेंट को कर रहे, इसमें तो कोई शक मत मानिएगा, इतनी बड़ी घटना करो। अच्छा, उसके बाद 18 से लेके मोदी जी अब 25 में गए चाहिए। ठीक, 2020 के जून से लेकर के और 2025 10 मई के बीच में जो स्टेटस को एंटे शब्द था कि 2020 अप्रैल वाली स्थिति सीमा पर कीजिए सारे फ्रिक्शन पॉइंट पर, वो कितनी बार सुना आपने? हजारों बार तो सुना होगा मेरे ख्याल में, स्टेटस को एंटे। 10 मई के बाद वो शब्द सुना आपने? 10 मई कौन सी ऐतिहासिक तारीख है जब भारत और पाकिस्तान के सीज फायर की पहली घोषणा ट्रंप ने की थी। ये रिकॉर्ड की बात है। 10 मई को शाम 5:33 पे देख सकता है कोई भी, जिसको ज्यादा राष्ट्रवाद आ रहा वो पहले देख लेगा। उसके बाद मार्को रूबियो ने किया 5:38 पे, फिर उसके बाद पाकिस्तान ने किया और ठीक 6 बजे के आसपास 1-2 मिनट ऊपर में नीचे फिर हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने आके उस बात की पुष्टि की कि हमारा सीज फायर है। 10 मई की शाम को 6 बजे के बाद आई चैलेंज एनीबॉडी एंड एवरीबॉडी, स्टेटस को एंटे शब्द दिखा दो मुझे। क्या हो गया स्टेटस को एंटे? हो गया क्या? स्टेटस को एंटी हुए बिना कौन कौन गया चाइना? सबसे पहले डोवल, फिर निंदानाथ जी, फिर जयशंकर जी, अब मोदी जी। इन चारों की किसी बातचीत में, किसी जो उनके साथ बातचीत की, एक शब्द ये दिखा दीजिए मुझे, स्टेटस को एंटी। ठीक, कहीं पर भी फ्रिक्शन पॉइंट्स के ऊपर कोई चर्चा दिखा दीजिए, दिखा दीजिए। क्या हो गया 10 मई के बाद? और 10 मई के बाद जनरल राहुल आर सिंह ने क्या कहा और 3 दिन पहले सीडीएस चीफ ने क्या कहा। जनरल राहुल आर सिंह ने बताया ऑपरेशन सिंदूर का सच कि पाकिस्तान सामने था, चाइना बैक कर रहा था और हम चाइना से लड़ रहे थे। ठीक, ये ओपनली कहा। 3 दिन पहले जनरल चौहान ने क्या कहा, जो सीडीएस है हमारे जनरल चौहान, उन्होंने कहा कि चीन के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट हमारा सबसे बड़ी चुनौती है। क्या इनमें से कोई भी चुनौती एड्रेस होगी? क्या स्टेटस को एंटे हो गए? और जयशंकर साहब ये बात विजयन को कह करके मोदी जी को क्यों डॉक में डाल रहे हैं? ये भी तो देखना पड़ेगा ना आपको। मैं ये व्यक्ति, देखिए, कैरियर डिप्लोमेट, डिप्लोमेसी के अंदर जो हमारे आईएफएस अफसर होते हैं, मेरी बहुतों से मित्रता रही है, वो कॉमा फुल स्टॉप भी बहुत सोच समझ के लगाते हैं। हाइफन कहां, पूरे का पूरा, क्योंकि ट्रेनिंग उस टाइप की है, वहां कॉमा फुल स्टॉप का मतलब होता है। और जो जयशंकर साहब है नॉन स्टॉप है, जो मर्जी आए, फुल थ्रॉटल चलते हैं, कभी भी फुल थ्रॉटल, छोटा गियर लगाते ही या तो ऑटोमेटिक मोड में रहते हैं हर टाइम। उसको देखिए आप कैसे, जो इन्होंने मैंने कहा बयान दिए, एक एक शब्द सेंटेंस में बताऊंगा, दर्शक याद कर लेंगे। मोदी जी को तो फंसा ही दिया, वो अपन ने दिखा दिया। पहला इन्होंने क्या कहा था, जो सबसे क्रांतिकारी मैं इनका अब तक का मानता हूं, इन्होंने कहा चीन हमसे 4 गुना बड़ी अर्थव्यवस्था है, आप क्या चाहते हैं मैं उनसे पंगा बोल लेना। ठीक, ये बात कहने के बाद क्या भारत को सेनाएं रखनी चाहिए जब आपने पंगा ही नहीं लेना? फिर भारत को सेना भी नहीं रखनी चाहिए। मोदी जी की सारी राजनीति, आरएसएस की सारी राजनीति तो यहीं पे खत्म कर दी ना इन्होंने। भाई मसलमैन की जो पॉलिटिक्स है,
घोर राष्ट्रवाद की, सेना प्रेम की पूरी पॉलिटिक्स एक लाइन में निपटा दी कि चीन हमसे 4 गुना बड़ी अर्थव्यवस्था। छोड़ दीजिए इस बात, नौकरी फिर भी बचेगी, कारण भी बताऊंगा क्यों बची नौकरी, उस पर भी आऊंगा। दूसरी लाइन, भारतीयों को ट्रंप माई फ्रेंड डोनाल्ड के बनते ही सैकड़ों भारतीयों को हथकड़ी बेड़ियों में भारत के एयरपोर्ट्स पे अमेरिकन एयरफोर्स के जहाज से बेचा गया। ठीक, पूरी दुनिया में कोई और देश दिखाइए जहां पे ये हुआ हो, पूरी दुनिया में एक देश। उसके बाद देश में हाहाकार मचे। संसद के पटल पर खड़े होकर इस आदमी ने ये कहा, संसद के पटल पर ऐसी शर्मनिरपेक्षता आपको दूसरी मिलती हो आप दिखा दीजिए चाहिए। ये कहा इस आदमी ने कि ये अमेरिका का कानून है कि हथकड़ी और बेड़ियों में, भारत के एयर स्पेस से आया ना वो जहाज, भारत के एयर स्पेस से है या कहीं और से है? भारत के एयर स्पेस में भी अमेरिका का कानून है क्या? क्या ऑप्टिक्स क्रिएट कर रहे थे जब वो जहाज से उतरे थे हथकड़ी और बेड़ियों में? कुछ नहीं हुआ देश में। क्यों नहीं हुआ फिर बताऊंगा। तीसरा, यूरोप के अंदर आपने इशारा किया हमें पार्टनर चाहिए, प्रीचर नहीं चाहिए। एक सेंटेंस बहुत है कार्यक्रम के लिए, वो कार्यक्रम चल रहा है अभी। ठीक, ये बच क्यों जाते हैं? इसका एक सूत्री कारण है, मोदी जी हो या ये हो, इन सब के एक साफ बच निकलने का, और विवाद में ये क्यों नहीं आते? क्योंकि पोमेरियन मीडिया इनके सवालों को, इनके बयानों को दिखाता ही नहीं। आज जो ये आपने दिखाया ट्वीट, ये किसी चैनल पे दिखा दीजिए मुझे, खबर चल रही है, आएगा ही नहीं। वहां जो इनपुट पे बैठे हुए हैं उनका काम अखबार में खबर देना नहीं है, चैनल में खबर देना नहीं है। मोदी सरकार का कवर फायर करना है। मोदी जी तो सुबह से शाम तक क्या कहते हैं, ग्लोबल लीडर, वर्ल्ड लीडर। और फिलिस्तीन को लेकर के जो हमारी पोजीशन है वो 47 से है। भाजपा की भी वही पोजीशन थी, अटल जी की भी वही पोजीशन थी कि भाई फिलिस्तीन, ये 2 राष्ट्र का सिद्धांत वहां पर चलता है। हम उसके सबसे बड़े वो थे। यासर अराफात यहाँ कितनी बार आते थे, और आज ये क्या कह रहे हैं कि जिसका हमारे से कोई लेना देना ही नहीं। और ये कौन व्यक्ति कह रहा है? जिसका प्रधानमंत्री ग्लोबल लीडर है, जो वसुधैव कुटुंबकम की सुबह से शाम तक बात करते हैं। और चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था मोदी जी बताते हैं इंडिया में, बाहर जाते हैं तो 5वीं बताते हैं। 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था का हाल ये है कि वो एक मुद्दे पर यूएन के अंदर कोई स्टैंड लेता है, और अब एससीओ के अंदर आपने देखा इजराइल की निंदा करके आए 2 दिन पहले, याद होगा ना, इजराइल के खिलाफ प्रस्ताव आया। ठीक, तो उसके अंदर भारत पार्टी है क्या? अगर भारत फिलिस्तीन के अंदर पार्टी नहीं है, मिडिल ईस्ट के अंदर पार्टी नहीं है, तो क्या ईरान के अंदर पार्टी है? फिर वो क्यों जारी किया आपने? इनको पता ही कुछ नहीं। हकीकत ये है, ये आदमी, मेरे को चिंता कई बार ये होती है कि अगर ये आदमी फॉरेन सेक्रेटरी रहा, सोचिएगा, तो हमारे जो सिलेक्शन जो वो है प्रोसेस, उसमें बहुत गंभीर खामियां है। नंबर 1, अगर ऐसा व्यक्ति है तो, और यही व्यक्ति फिर विदेश मंत्री बना दिया, तो ये मोदी जी की कृपा है। वो जय सुब्रमण्यम स्वामी कार्ड बताते हैं कि वो कैसे जाते थे, जो मुख्यमंत्री थे सुब्रमण्यम स्वामी क्या करते थे, वहीं से तो बड़ा सारा आधार जिससे विदेश मंत्री। लेकिन दुनिया के पूरा जो मिडिल ईस्ट का जो पूरा मामला है, उसमें ये कह दे रहा है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये किस तरह की एरोगेंस है आशीष भाई? ये तो विशुद्ध मूर्खता है। इसे एरोगेंस नहीं कहेंगे। अब दूसरा वाला शब्द सही बोले आप, इसे विशुद्ध मूर्खता है। और संसदीय भाषा में हम मूर्खता बता रहे हैं, और संसदीय भाषा में इसे कुछ और भी कहते हैं। हाँ, बताइए क्या नॉनसेंस बात कर रहा है कि हमारा लेने देना नहीं है, क्या गाजा में चल रहा है क्या? अपने मोदी जी से पूछो अटल बिहारी वाजपेयी कौन थे, पूछना जरा, नौकरी में तो रहे होंगे। अटल बिहारी वाजपेयी आज भी फिलिस्तीन पर, मैं कहता हूं कि नेहरू से लेके और इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, किसी का भाषण उतना वायरल नहीं है जितना वायरल भाषण अटल बिहारी वाजपेयी का है। आप सुने होंगे हेमंत जी, अटल बिहारी वाजपेयी का वो भाषण जो फिलिस्तीन को लेकर के है, वो फिलिस्तीन को लेकर के भाषण में अटल बिहारी वाजपेयी ने फिलिस्तीन की संप्रभुता को लेकर के, फिलिस्तीन के द्विराष्ट्र सिद्धांत है उसको लेकर के इतना क्लियर विजन रखा है। और दुर्भाग्य है कि जिस मंत्रालय में कभी अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे, उस मंत्रालय में जयशंकर है। यह भी दुर्भाग्य है। हम प्रधानमंत्री के रूप में केवल याद कर रहे हैं ना, अटल जी विदेश मंत्री थे 77 की जनता सरकार में। उस मंत्रालय में जहां पर अटल जी जैसे विदेश मंत्री बैठे, उस मंत्रालय में जयशंकर जैसा मंत्री भी बैठा है, जो कह रहे हमें लेना देना क्या। और आप तो खाली 47 से कह रहे हो ना हेमंत भाई, हम जब भी भारत की गौरव गाथा गाते हैं
तो हम तो कहते हैं कि हमारी हजारों साल से हमारी परंपरा है, हमारा मूल मंत्र है वसुधैव कुटुंबकम। 47 नहीं, हम तो हजारों साल की गाथा गाते हैं ना, जब पुष्प विमान पे बैठ करके कहते थे वसुधैव कुटुंबकम जाप करते थे। आप बताइए, अपने इतिहास को कलंकित कर दिया ये आदमी। और संघ के पास कुछ है ही नहीं है इसके सिवाय कि हजारों साल पहले हमारे पास ये था। संघ के मुंह पर काली पोत दिया। हम तो बहुत सारे बहुत एंगल देखते हैं, थोड़ा उसमें कोशिश करते हैं देखने। नहीं गलत कर रहा हूं तो बताओ भाई, हेमंत जी आप बताओ गलत कर रहा हूं। 100% सही बात है आशीष भाई। और जो डोकलाम और गैलवन की जो बात कर रहे हैं कि आक्रामकता के खिलाफ विजयन ने मुंह नहीं खोला, चलो मैं आपको, जैसे मैंने आपको कहा कि मोदी जी ने कभी डोकलाम और गैलवन का नाम लिया, ये बयान दे करके क्या जयशंकर ने ये बात नहीं मान लिया है कि डोकलाम और वहां पे उसके अंदर एग्रेशन हुआ था? हाँ या ना? ये इंप्लाई करता है नहीं करता है? बताइए, आप जवाब दे दीजिए। अपेरेंटली वो सेंटेंस कह करके, और वो सेंटेंस कहा नहीं है, वो लिखित में बहुत सोच समझ के, और उसका स्क्रीनशॉट है, बेशक वो डिलीट करना चाहे कर सकते हैं, हमारे पास है उनके अकाउंट से, उसका लिंक भी हमारे पास है। क्या इस बात की स्वीकारोक्ति नहीं है कि डोकलाम और गैलवन के अंदर चीन ने हमारे यहाँ एग्रेशन किया था और मोदी ने झूठ बोला था ये कह करके कि ना कोई आया है ना कोई विषय? ठीक, अपने ही प्रधानमंत्री को इतना ब्लेटेंटली चौड़े में फंसाता हुआ मैंने इस देश के इतिहास में दूसरा विदेश मंत्री नहीं देखा। इसको छोड़ दीजिए, डोकलाम और गैलवन मैंने कहा मोदी ने कभी नहीं कहा। चलिए एक चीज और की, इससे पहले जो आज इन्होंने ट्वीट किया, इससे पहले इनका डोकलाम और गैलवन के ऊपर कोई एक शब्द दिखा दीजिए इनके मोशन का। ये कभी नहीं बोले। 5.5 साल से अप्रैल 2020 में शुरू हुआ था जो एग्रेशन था, और आज क्या है सितंबर 2025। इन्होंने कभी गैलवन और डोकलाम बोला हो तो बता दीजिए। ये देश की विदेश नीति है कि चाइना घुस के बैठ गया, सुब्रमण्यम स्वामी रोज बैठते हैं, एरिया बताते हैं, और विजयन को घेरने के लिए इन्होंने मोदी जी को टारगेट पे ले लिया। अपने उसी मूर्खता को कहिए या घोर ज्ञान कई बार घोर भी हो जाता है। अति ज्ञान की स्थिति होती है ना जब, तो ज्ञान फिर इधर उधर से निकलने लग जाता है। तो वो ट्वीट में से निकल गया इनका ज्ञान, जो अगर कोई और देश होता है तो या तो इनकी नौकरी चली जाती आज, नहीं तो मोदी की चली जाती। दोनों नहीं बचने थे, एक बचता, लेकिन दोनों सुरक्षित रहेंगे, तय मानिए, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। ठीक, विजयन अपना वो चीज आर्टिकुलेट कर रहे थे, लेकिन भारत के विदेश मंत्री का ये स्वीकारोक्ति अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। मोदी के सारे बयान जो थे वो बहुत कुछ कहते थे, और अल्टीमेटली दो देशों के बीच मिडिल ईस्ट का पूरा एरिया, हमारी स्टेटेड पॉलिसी चाहे कोई भी सरकार रही है, उसको ये कहना कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद अगर मोदी जी इनको इस पद पर कायम रखते हैं तो फिर उनको वसुधैव कुटुंबकम का हटा देना चाहिए, नंबर 1, और खुद का वर्ल्ड लीडर का जो टाइटल उन्होंने खुद के लिए घोषित किया है उसको भी खूंटी में टांग देना चाहिए। मैं आप तो इतना ही सजेस्ट कर सकते हैं, बाकी मोदी जी तो खुद ही ज्ञानी है, तो कोई दिक्कत नहीं।